जिस लड़के का कभी कपड़े देखकर मजाक बनाया था और सबके सामने बेइज्जती करी थी और कहा था कि तुझ जैसे भिखारी की औकात नहीं कि तू हमारी बराबरी कर सके। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया तो ऐसा हुआ कि लड़की की पूरी दुनिया ही हिल गई। राहुल उस दिन शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले कैफे के कोने में बैठा था। सामने एक सादी सी कॉफी का कप रखा था जिससे अब भी भाप उठ रही थी। पुराने कपड़े, जीन्स और घिसी हुई घड़ी। राहुल की पहचान उसकी सादगी में थी। उसकी आंखों में अब भी किसी अधूरे ख्वाब की चमक बाकी थी। उसी वक्त कैफे में प्रिया दाखिल हुई। रेशमी बाल, महंगे कपड़े, ऊंची एड़ी की सैंडल और हाथ में ब्रांडेड पर्स। उसके आने से जैसे कैफे की हवा में भी एक चमक घुल गई। प्रिया के साथ उसके 3 दोस्त भी थे जो हंसते हुए उसी कोने की तरफ बढ़े जहां राहुल बैठा था। राहुल ने नजर उठाई तो दिल की धड़कन तेज हो गई। राहुल को वो दिन याद आया जब किसी दान उत्सव में उसने प्रिया को पहली बार देखा था। तभी से उसका दिल बस उसी एक नाम में सिमट गया था, प्रिया। लेकिन प्रिया उसे देखकर हंस दी। उसके पुराने कपड़े और घड़ी को देखकर उसके दोस्त भी मुस्कुरा उठे। राहुल ने नजरें झुका लीं, मगर उसका दिल अब भी सच्चा था। प्रिया ने पहली बार उसका नाम लिया, राहुल है ना? राहुल ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। फिर प्रिया ने जहर घुले लहजे में पूछा, अकेले बैठे हो या किसी अमीर की नकल कर रहे हो? राहुल ने धीरे से जवाब दिया, मुझे बस कॉफी पसंद है प्रिया। उसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर प्रिया के लिए वो कोई मायने नहीं रखती थी। प्रिया ने दोस्तों की ओर देखकर तंज कसते हुए कहा, गरीब लड़के भी आजकल कॉफी हाउस में सपने देखने आ जाते हैं। राहुल के लिए यह हंसी किसी तमाचे से कम नहीं थी, मगर वो चुप रहा। उसे कभी उम्मीद थी कि प्रिया दिल को समझेगी, लेकिन आज वो भ्रम भी टूट गया। प्रिया ने आखिरी वार किया, मेरे जूते की कीमत शायद तुम्हारी महीने की कमाई से ज्यादा होगी। हकीकत में जीने के लिए जेब भारी होनी चाहिए। राहुल मुस्कुराया, एक कड़वी सी मुस्कान। बोला, जो दिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। दोस्तों ने तालियां बजाईं जैसे कोई मजाक पूरा हो गया हो। प्रिया चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल वहीं बैठा रहा। कॉफी अब ठंडी हो गई थी। उसके अंदर कुछ टूट गया था, शायद ये विश्वास कि कोई उसे दिल से भी समझेगा। बिल चुकाया और कैफे से बाहर निकल गया। बाहर की ठंडी हवा में भी उसके सीने में आग जल रही थी। रात को वो अपने पुराने घर पहुंचा और वो कमरा खोला जिसे बरसों से नहीं छुआ था। वहीं रखी थी उसके पिता की दी हुई वो चाबी जिससे एक सच छुपा था। चाबी पर धूल थी, मगर उसमें वो ताकत थी जिसने उसके पिता को इस शहर का सबसे बड़ा नाम बनाया था। राहुल ने अपना पुराना फोन निकाला और वो नंबर डायल किया जिसे उसने कभी मिटाया नहीं था। नमस्ते अंकल। हाँ, मैं राहुल। अब सब शुरू करना है। उस रात राहुल ने फैसला कर लिया था, ना तो वो अपने पैसे का दिखावा करेगा, ना प्रिया को अपना दर्द बताएगा, मगर वो दुनिया को जरूर दिखाएगा, इज्जत पैसे से नहीं दिल से मिलती है। उसने चाबी अपनी जेब में रखी, मुट्ठी खोली और एक हल्की सी मुस्कान आई। राहुल जानता था अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, क्योंकि जो दिल टूट चुका होता है वो फिर कभी हारता नहीं। उसी रात चुपचाप वह अपने बंद पड़े पुराने दफ्तर पहुंचा। बरसों से वो जगह खामोश थी। धूल जमी हुई फाइलें और मेज पर पड़ी नाम पट्टिका, खन्ना एंड सन्स एंटरप्राइजेज। राहुल ने अपने पिता की उस मेज पर हाथ रखा। अब उसकी उंगलियों में वो डर नहीं था जो कभी प्रिया के तानों से कांपती थीं। अब उसमें एक आग थी, खुद की पहचान खुद के दम पर बनाने की। उसने सबसे पहले पुराना कंप्यूटर ऑन किया, धीरे धीरे फाइलें निकालीं और एक एक दस्तावेज को फिर से पढ़ना शुरू किया। फाइलों में उसके पिता की बनाई नींव बिखरी पड़ी थी, बस उन्हें जोड़ने वाला एक नया हाथ चाहिए था। अगले दिन उसने पिता के पुराने वकील को बुलाया। सफेद बालों वाला वो बुजुर्ग जैसे परिवार का हिस्सा था। तूने तो कहा था बेटा तुझे ये सब नहीं चाहिए, अब क्या बदल गया? राहुल ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, लोगों को अब सिखाना है कि इज्जत पैसों से नहीं, इरादों से मिलती है। वकील ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उसमें उसके पिता की ही छाया नजर आई। फिर कुछ ही हफ्तों में पुरानी कंपनी के दस्तावेज ठीक हुए, नाम दोबारा पंजीकृत हुआ। लेकिन इस बार राहुल ने ठान लिया था, नाम वह छुपाए रखेगा, चेहरा सामने नहीं लाएगा। दुनिया उसे सिर्फ एक साधारण कर्मचारी मानेगी,
मगर हकीकत में वह मालिक होगा। धीरे धीरे उसने पुराने संपर्क फिर से जोड़ने शुरू किए। कुछ पुराने कर्मचारी, पुराने कारोबारी दोस्त सब लौटने लगे। राहुल अब भी वहीं था, ना महंगी कार, ना बड़ा ऑफिस, बस एक मेज, पुरानी डायरी और जुनून से जलता हुआ एक दिल। बाहर से सादगी, अंदर से बवंडर। दूसरी ओर प्रिया की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी। चमक, दिखावा, पार्टियां और फिल्टर लगे पोस्ट। पर उसे नहीं पता था कि उसके पापा का साम्राज्य अंदर ही अंदर ढह चुका था। बड़ी बड़ी कारें किस्तों पर थीं, बैंक की फाइलें लाल निशानों से भरी थीं, पर प्रिया अब भी उसी भ्रम में जी रही थी। उधर राहुल की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसकी ईमानदारी, गुणवत्ता और काम का तरीका इतने मजबूत थे कि खुद ब खुद बड़े ग्राहक जुड़ने लगे। पर राहुल अब भी पर्दे के पीछे ही रहा। वह खुद को बस एक मैनेजर की तरह पेश करता, जबकि असल मालिकाना हक उसी के दस्तखतों में छुपा था। एक रात राहुल अकेले अपने दफ्तर में बैठा था। सामने उसी कैफे की तस्वीर रखी थी, जहां एक दिन किसी ने उसकी गरीबी पर हंसकर उसकी आत्मा को कुचल दिया था। उसने तस्वीर को देखा, हल्का मुस्कुराया और बुदबुदाया, अब तू अपनी दुनिया में खुश है प्रिया, और मैं अपनी। पर वक्त बदलेगा। और वक्त वाकई बदलने लगा। प्रिया के पापा की कंपनी डूबने लगी। सौदे टूटे, निवेशक भागने लगे। उन्होंने प्रिया को बताने की कोशिश की, लेकिन उसे अब भी लगता था पैसा तो आ ही जाएगा। मैं ऐड कर लूंगी, पार्टी में जाऊंगी, सब हो जाएगा। वो आज भी सपनों में थी। एक रात जब प्रिया घर लौटी, उसने पहली बार अपने पापा को कमरे में अकेला, बुझा हुआ पाया। उनके हाथ में पुरानी फाइलें थीं, माथे पर चिंता की रेखाएं जो अब शब्दों से नहीं छुपती थीं। पापा, क्या हुआ? उन्होंने कोशिश की मुस्कुराने की। बस थोड़ी दिक्कत है बेटी। लेकिन सच्चाई आंखों में तैर रही थी। प्रिया अब भी हंस दी। ओह पापा, आप भी ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मगर उसके पापा ने एक लंबी सांस ली। उन्हें एहसास हो चुका था कि उनकी बेटी अब भी दिखावे के जाल में फंसी हुई है। वो जानते थे कि उसकी दुनिया अगर गिरी तो शायद संभल ना पाए। उधर राहुल की कंपनी अब प्रिया के पापा की कंपनी से भी बेहतर माल सस्ते दामों में बाजार में भेज रही थी। धीरे धीरे ग्राहक पलटने लगे और प्रिया के पापा के पास बची थी सिर्फ खाली मेज और खोखले वादे। सारा नाम, सारा रुतबा अब सिर्फ दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में रह गया था। 6 महीने बीते और अब फर्क प्रिया को भी दिखने लगा था। जो दोस्त उसके साथ क्लबों में थे, अब उसका फोन उठाना छोड़ चुके थे। क्रेडिट कार्ड काम करना बंद कर चुके थे। एक दिन उसे अपना ब्रांडेड बैग बेचने की नौबत आ गई और उसी दिन पहली बार उसने खुद से सवाल किया, अगर पैसे ना हो तो क्या मैं कुछ भी हूं? राहुल ने अब भी किसी को नहीं बताया कि पर्दे के पीछे सब कुछ चलाने वाला वही है। उसने अपनी कंपनी का नाम अलग रखा, कोई कड़ी नहीं छोड़ी। वह बस चुपचाप अपने केबिन में बैठता, फाइलों पर हस्ताक्षर करता, कर्मचारियों को समझाता। उसके कर्मचारी भी नहीं जानते थे कि वही राहुल वही लड़का था जो कभी कैफे के कोने में ठंडी कॉफी लेकर अपमान झेल रहा था। एक दिन प्रिया ने अपने पापा से कहा, पापा, मुझे भी कुछ करना है, मुझे कोई काम चाहिए, मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूं। पापा की आंखों में थोड़ा सुकून दिखा। उन्होंने धीरे से कहा, हां बेटी, कर ले, शायद तुझे भी असली दुनिया का सच समझ में आए। प्रिया ने अपना परिचय पत्र बनवाया, पुरानी तस्वीरें निकाली और कई कंपनियों में भेजा। कई जगह से कोई जवाब नहीं आया। एक जगह से आया, खन्ना ग्रुप एंटरप्राइजेज, जिसका नाम उसने कभी सुना तक नहीं था। उसे लगा, चलो, कोई तो कंपनी है जो नौकरी के लिए बुला रही है। प्रिया ने मिलने का वक्त तय कर लिया। उसे क्या पता था कि यह कंपनी किसकी थी? राहुल ने खुद ही कर्मचारियों को कह दिया था, उसे आने दो, बस आने दो, बाकी मैं देख लूंगा। प्रिया ने उस दिन अपनी अलमारी खोली तो पहली बार उसे लगा कि उसके पास जितने भी महंगे ब्रांड वाले कपड़े थे, अब वे सब उसे काम की जगह पर नहीं बचा सकते। उसने एक सादा सा औपचारिक पोशाक निकाला, हल्के स्लेटी रंग का कोट, अंदर सफेद कमीज, और पहली बार अपने महंगे ऊंची एड़ी के जूते की जगह सादा काले जूते पहने। उसके बाल खुले रहने की आदत थी, लेकिन आज उसने उन्हें कसकर एक साफ सजी हुई छोटी में बांधा।
उसने आईने में खुद को देखा। प्रिया ने पहली बार खुद को बिना दिखावे के देखा था। खन्ना समूह कार्यालय की इमारत के बाहर खड़ी प्रिया को वह सारे दिन याद आ रहे थे जब वह राहुल को देखकर हंसती थी। वह ठंडी कॉफी, वह अपमान, वह दोस्तों की तालियां। उसे नहीं पता था कि वही सब कुछ आज इसी इमारत में उसका इंतजार कर रहा है, एक ऐसे चेहरे में जो अब भी उतना ही सादा था, लेकिन अब उसके पीछे पूरी दुनिया झुक सकती थी। प्रिया ने स्वागत कक्ष में अपना नाम बताया। मानव संसाधन अधिकारी ने उसे बैठक कक्ष तक पहुंचाया। बड़ी कांच की दीवारें, चमकदार संगमरमर का फर्श। प्रिया के पापा के दफ्तर में कभी ऐसा अनुशासन और गरिमा नहीं दिखी थी। उसे एक पल के लिए डर सा लगा। क्या वह यहां खुद को साबित कर पाएगी? क्या वह सच में मेहनत कर पाएगी? बैठक कक्ष के अंदर राहुल पहले से मौजूद था, वही राहुल। बस अब वह जीन्स की जगह करीने से प्रेस की गई औपचारिक पतलून पहने था। सफेद कुर्ता कमीज जैसी साफ शर्ट, कलाई में वही पुरानी घड़ी, लेकिन आज वह घड़ी किसी प्रतीक की तरह चमक रही थी। राहुल ने प्रिया को अंदर आते देखा। उसकी नजरें एक पल को भी नहीं हिलीं। प्रिया ने राहुल को देखते ही खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसका दिल कांप उठा। वह राहुल को देखकर घबरा गई थी। उसने अपनी आंखों में पछतावा छुपाया, लेकिन राहुल सब कुछ समझ चुका था। नमस्ते प्रिया, राहुल ने धीमे और शांत स्वर में कहा। वही आवाज, वही ठहराव, बस अब शब्दों में कोई थरथराहट नहीं थी। प्रिया ने अपनी फाइल मेज पर रखी। नमस्ते राहुल, तुम यहां? राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो, घबराओ मत, ये कोई सार्वजनिक कैफे नहीं, यहां कोई तालियां नहीं बजेंगी। प्रिया को जैसे किसी ने सच का आईना दिखा दिया हो। वह धीरे से बैठ गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। राहुल ने उसका परिचय पत्र देखा, फिर सीधे उसकी तरफ देखा। तुम्हें काम क्यों चाहिए प्रिया? राहुल का सवाल इतना सीधा था कि प्रिया के पास झूठ बोलने की कोई जगह नहीं बची। प्रिया ने नजरें झुका लीं। मुझे काम करना है राहुल, मैंने बहुत कुछ खोया है, अब सब संभालना है। राहुल ने उसे एक पल देखा, वैसे ही जैसे सालों पहले उस कैफे में देखा था, लेकिन अब उसकी आंखों में मोह नहीं था। अब वहां आत्मसम्मान की नमी थी जो वक्त के साथ सख्त हो गई थी। वह अब भी वही राहुल था, पर अब टूटने वाला नहीं, सिर्फ संवारने वाला। तुम्हें पता है प्रिया, राहुल ने शांत लहजे में कहा, जो इंसान कपड़ों और पैसों से दूसरों को परखता है, वो किसी टीम को भी अंदर से तोड़ सकता है। यहां लोगों के ओहदे नहीं, उनकी मेहनत मायने रखती है। प्रिया का चेहरा झुक गया, गालों पर गर्मी और आंखों में पछतावा तैरने लगा। माफ कर दो राहुल, उस दिन के लिए मैं समझ नहीं पाई थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर राहुल ने बिना देर किए उसे रोक दिया। माफी नहीं चाहिए प्रिया, समझ चाहिए। यहां काम मिलेगा, पर वो राहुल नहीं मिलेगा जो कैफे के कोने में चुपचाप बैठा था। यहां दिखावा नहीं चलेगा, बस मेहनत और इंसानियत चलेगी। प्रिया के आंसू छलकने लगे। उसने कांपते हाथों से कलम उठाया और दस्तखत किए। राहुल ने फाइल को बंद किया, बिना कोई विजयी मुस्कान के, जैसे कोई युद्ध नहीं जीता, बल्कि आत्मा को सुकून मिला हो। उसने नजरें उठाईं, मगर चेहरा अब भी वैसा ही शांत था। बैठक खत्म हुई। प्रिया उठी। उसकी चाल में अब भी शालीनता थी, पर घमंड कहीं नहीं था। जब वह दरवाजे तक पहुंची तो एक पल को पीछे मुड़ी। उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था, क्या तुम फिर से वैसे बन सकोगे जैसे तुम पहले थे? राहुल ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें फेर लीं। जवाब उसने शब्दों में नहीं, अपनी चुप्पी में दिया। जो बात कहनी थी वो कह चुका था, बिना ऊंची आवाज के, बिना बदले के, सिर्फ अपने वजूद से। प्रिया के जाते ही राहुल ने अपनी कलाई से वही पुरानी घड़ी उतारी जिसे कभी उसने दुनिया से छिपा कर रखा था। आज वो घड़ी चमक रही थी, लेकिन अब उसे किसी को प्रभावित नहीं करना था। अब उसे बस खुद से खुद को साबित करना था। उसने सिर मेज पर टिका दिया, आंखें बंद कीं। उसकी यादों में अब भी कैफे की वो ठंडी कॉफी थी, वो अपमान की गूंज, मगर अब उस सब पर एक गहरा सुकून था। वो जख्म अब भर चुका था और राहुल का दिल अब किसी जवाब का मोहताज नहीं था। प्रिया जब कार्यालय से बाहर निकली तो लिफ्ट के शीशे में खुद को देखा। उसे वहां अब कोई रईस लड़की नहीं दिखी, बस एक सादा सी लड़की।
जो अपनी सबसे बड़ी गलती को आंखों से स्वीकार कर रही थी। राहुल ने उसे सजा नहीं दी, पर उसका घमंड ही उसकी सबसे बड़ी हार बन गया था। राहुल ने अपनी फाइलें समेटी, कुर्सी पीछे खिसकाई और चुपचाप बाहर निकल गया। वही पुराने कपड़े, वही धीमी चाल, मगर अब उसके पीछे वो इज्जत थी जो पैसों से नहीं, आत्मसम्मान से बनती है। वो अब भी अकेला था, मगर कभी इतना मजबूत नहीं था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रिया अब उस दफ्तर में रोज आएगी, कुछ कहेगी नहीं, पर सीखेगी जरूर। राहुल कभी अपना अतीत उजागर नहीं करेगा, लेकिन हर दिन, हर नजर, हर खामोशी उसके लिए एक नया सबक होगी। राहुल के लिए यही काफी था। उसने ना अपमान का बदला लिया, ना प्यार का प्रदर्शन किया। उसने बस खामोश रहकर साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जीत वो होती है जब तुम्हें बोलना नहीं पड़ता, लोग खुद ही समझ जाते हैं।